हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बता दिया गया था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। डीएनए से आरएनए बनते समय डीएनए की एक ही स्ट्रैंड कॉपी होती है जो बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी क्योंकि नया आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। जो एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाता है उसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सबके अंदर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आरआरएनए है ये राइबोसोम बनाने में मदद करता है। अब आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं। आरआरएनए 80 डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर बना लेता है राइबोसोम। राइबोसोम वही जिसे आप 9th क्लास से सुन रहे हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। तो राइबोसोम पर बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम का होना जरूरी है, और राइबोसोम के होने के लिए आरआरएनए का होना जरूरी है। उसके अलावा दूसरा है टीआरएनए। टीआरएनए काम क्या होता है कि जब राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बन रहे होते हैं, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर प्रोटीन बनना है। प्रोटीन बनने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। अमाइनो एसिड पूरे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से अमाइनो एसिड को उठा के लेकर आना राइबोसोम के पास, ये काम टीआरएनए का है। टीआरएनए कब कौन सा अमाइनो एसिड उठा के लेकर आएगा वो भी ऊपर वाले ने फिक्स कर रखा है। उसके लिए जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, वो इस्तेमाल होता है कि अंदर न्यूक्लियस में, अब जैसे यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट है तो उनका तो जेनेटिक मेटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो वहीं पर ही उनका डीएनए से डीएनए बना होगा, वहीं पर डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए बनने के बाद वहीं साइटोप्लाज्म में इस्तेमाल हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म में जब आरएनए इस्तेमाल होगा तो वो किस तरीके से होगा कि जो आरआरएनए वो राइबोसोम बना देगा, टीआरएनए उस राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड को उठा के लेकर आएगा। कब कौन सा टीआरएनए कब कौन सा अमाइनो एसिड उठा के लेकर आना है, ये डिसाइड होता है एमआरएनए के सीक्वेंस से। कैसे? कि राइबोसोम के ऊपर जो एमआरएनए आके अटैच हो जाता है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड को पढ़ता है, जैसे कि आरएनए जो है वो AGUC इससे बना होगा, तो तीन तीन के कोड को पढ़ेगा। जैसे कि अगर वहां पर आरएनए पर कोड है UAG या UGC या UCC, तो वो कोड को पढ़ेगा। अक्सर पहला कोड AUG होता है, अगर पहला कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का है, पहला एडेनिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा ग्वानिन, AUG वाला कोड है, तो फिर वो अमाइनो एसिड मीथेनिन को लेकर आ जाएगा। अगर 3 बार यू 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 लगातार है तो फिनाले में अमाइनो एसिड को उठाकर टीआरएनए आएगा। तो टीआरएनए काम क्या है कि वो राइबोसोम पर आता है, वहीं पर एमआरएनए मौजूद है, वो एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कोड के सीक्वेंस को पढ़ता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, उसी के हिसाब से वो साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। तो 3 तरीके आरएनए, आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, टीआरएनए एमआरएनए को पढ़ेगा और साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। एमआरएनए को यूज किया था एज अ टेम्पलेट कि उस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसी के हिसाब से राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस वाला मामला तो है नहीं, हम लोगों के अंदर क्या होता है, आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, फिर वो बाहर निकल कर आता है साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब ये भी एक मामला है कि हमारा जो आरएनए है वो उसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं, यानी कि नॉन फालतू का सीक्वेंस भी होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन्स, और काम की चीज़ें भी होती हैं एक्सॉन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीन स्प्लिट है, यानी हमारे डीएनए में इंट्रॉन एक्सॉन का मामला अल्लाह ताला ने रखा है। तो इसलिए जब हमारे केस में आरएनए बनता है तो आरएनए बनने के बाद उसमें इंट्रॉन्स को काटा जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है, फिर वो आरएनए निकल के बाहर आता है, तब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। बैक्टीरिया में जो आरएनए बनता है वो एकदम फुल एंड फाइनल एक्सॉन वाला आरएनए, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। दूसरा क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला मामला नहीं है, तो अक्सर ही देखा जाता है कि अभी आरएनए बन ही रहा है और साथ के साथ प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। एनसीईआरटी वाली लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोट्स में ओफन ये देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ओफन कवर्ड इन बैक्टीरिया, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन उनके अंदर साथ साथ हो जाता है। किस तरीके से होता होगा? जैसे डीएनए से जब डीएनए बना था तो पहले डीएनए को सेपरेट किया गया था। कैसे सेपरेट किया गया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा गया था और उनके अंदर जो कॉइलिंग टेंशन थी उसको रिमूव किया गया था। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए से डीएनए बनते समय डीएनए गैरेज इस्तेमाल हो जाता है। यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज पहले अनवाइंडिंग करता है, उसके बाद किसी एक स्ट्रैंड को काट के दोबारा जुड़ता है, टोपोआइसोमेरेज। अब जब डीएनए से आरएनए बनेगा तब भी डीएनए को खोलना है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए डीएनए को खोलना है, तो ये वाला काम आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, वो तीनों तरीके का आरएनए बना लेता है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तरीके आरएनए पॉलीमरेज होते हैं आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बनाने के लिए। अब जैसे डीएनए से जब नया आरएनए बनना है तो ऑफ कोर्स पहले आरएनए पॉलीमरेज को आना होगा। अब उधर आपने पिछले टॉपिक में ये भी सुना था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिस्ट्रॉन के असल में जो पोर्शन आरएनए में कॉपी होता है डीएनए का पार्ट, उसके भी 3 पार्ट है। जो एक पहला था प्रोमोटर रीजन, फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन, इस तीनों को मिलाकर सिस्ट्रॉन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है, जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑफ कोर्स सबसे पहले प्रोमोटर रीजन पर आएगा, प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करेगा, आरएनए बनाएगा, टर्मिनेटर रीजन से निकल जाएगा।
इधर होता ही है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे प्रोमोटर रीजन बाइंड कर जाता है, तो उस दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज आता है डीएनए के पास तो उसके साथ एक सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, यानी बाहर की कोई दूसरी चीज आगे जोड़ती है सिग्मा फैक्टर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोमोटर रीजन बाइंड करता है। जब टर्मिनेटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज को निकलना है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज के पास आगे एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे जुड़ता है, इसे बोला जाता है रो फैक्टर। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करनी होती है इनिशिएशन, उस दौरान एक इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होता है सिग्मा फैक्टर, और जब ट्रांसक्रिप्शन को डीएनए से आरएनए बनने को रोकना होता है तो फिर एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होता है, इसका नाम है रो फैक्टर। तो एनसीईआरटी में इस बात को ऐसे लिखा गया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होना है डीएनए से आरएनए बनना, वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में इलोंगेशन का काम करता है, यानी डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है। इनिशिएशन इलोंगेशन के लिए उसको चाहिए था सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। जबकि प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो तीनों काम कर लेता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो आपको आंसर लगाना था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज केवल इलोंगेशन करता है एनसीईआरटी के हिसाब से। इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए तो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर चाहिए होते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू में सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तीनों कर लेता है, तब भी आपको आंसर लगाना है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स की नज़र में ये है कि आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में क्या काम कर रहा है। जबकि एंजाइम चैप्टर के अंदर आपने सुना है कि 2 तरह के एंजाइम होते हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट यही है सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। तो जब सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर जुड़े हुए हैं तब भी वो आरएनए पॉलीमरेज ही कहलाएगा। लेकिन जेनेटिक्स की नज़र में उसका कहना यह है कि सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर एक्चुअल में इनिशिएशन, टर्मिनेशन इन्वॉल्व है, प्योर आरएनए पॉलीमरेज तो केवल इलोंगेशन कर रहा है। तो ये सवाल दोनों अंदाज में पूछा जा सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, आरएनए पूरा बन के निकल भी नहीं पाता, उसी दौरान उस पर प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी वाली बात कही गई है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफन कवर्ड इन बैक्टीरिया, क्योंकि वो एक ही कंपार्टमेंट में साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के आरएनए होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए को बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम बनाने में मदद करता है। एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसी के कोड के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि मैसेज को कन्वर्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। टीआरएनए को बोला जाता है ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ट्रांसफर का काम इसी का है, एमआरएनए कोड को पढ़कर साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लाकर राइबोसोम पर ट्रांसफर करना, ये टीआरएनए काम है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। आरआरएनए को हम कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल दोनों है, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो सिर्फ आरएनए के बने हुए हैं, जैसे कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो कि राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और इसके अलावा क्योंकि राइबोसोम भी बनाता है, तो कैटालिटिक रोल भी आरआरएनए का कि एंजाइम की तरह काम करता है, और स्ट्रक्चर रोल भी कि राइबोसोम बनाने में मदद करता है। ऑल द 3 आरएनए आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज द प्रोटीन अ सेल। यहाँ पर इन लोगों ने इस बात को एकदम वाजे किया है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सेल के अंदर तीनों प्रकार के आरएनए चाहिए, आरआरएनए भी चाहिए, एमआरएनए भी, टीआरएनए, क्योंकि राइबोसोम को बनाएगा आरआरएनए, अमीनो एसिड का ट्रांसफर करेगा टीआरएनए, और कोड पढ़े जाएंगे एमआरएनए के। द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट्स, एमआरएनए की टेम्पलेट इस्तेमाल होगी, यानी इसके कोड को पढ़ा जाएगा। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा and read the genetic code, and the rRNA plays a structural and catalytic role. rRNA स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। इसका मतलब यह है कि जब राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उस दौरान अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को असल में अमीनो एसिड प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं है, आरएनए है। प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट को बनाने में 23S rRNA इस्तेमाल होता है। वो जो 23S rRNA है वो असल में एक एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर एंजाइम। तो हम ये कह सकते हैं 23S rRNA जो वो कैटालिटिक रोल शो करता है। हालांकि वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी बना रहा है, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उसका स्ट्रक्चर रोल भी है। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। असल में प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है, या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है राइबोसोम को। और बात आप जानते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के 70S होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S, और इनके पास 2 यूनिट होती हैं राइबोसोम के पास, एक होती है इनमें लार्जर सब यूनिट और एक होती है इनके अंदर स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 3 तरीके के आरआरएन इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम बनाने के लिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर 23S rRNA,
16s rRNA, 5s rRNA, ये 5 है, 5s rRNA। ये जो 23s rRNA मौजूद है लार्जर सब यूनिट में, यही पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम भी करता है, कि यानी ये अमीनो एसिड को जोड़ता है बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बैक्टीरिया की लार्जर सब यूनिट में मौजूद है राइबोसोम के, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा है, वो यही है 23s rRNA। तो हम ये कह सकते हैं 23s rRNA शोज दो रोल, एक स्ट्रक्चरल रोल और एक कैटालिटिक रोल। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज चाहिए दैट कैटालाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। हालांकि यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन, वो प्रोमोटर रीजन पर आगे बाइंड करेगा, डायग्राम में दिखाया नहीं गया, अंडरस्टूड सी बात है। प्रोमोटर रीजन में बाइंड करेगा, स्ट्रक्चर इनको कॉपी करेगा, टर्मिनेटर रीजन से निकल जाएगा एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोला जाता है इनिशिएशन। तो पहले स्टेप में होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए चाहिए सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन के लिए चाहिए सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिखाया ऑरेंज कलर से, और इसके अंदर ये बीच में गोला दिखाया सिग्मा फैक्टर का, ये आके जुड़ेगा प्रोमोटर रीजन पर और आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से डीएनए से बाइंड कर जाएगा। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी पहले ही न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोले या फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स बोले, उनका एक्टिवेशन हो जाता है, वो मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जुड़ते हुए 2 फॉस्फेट निकलेंगे, उसी एनर्जी से जोड़ दिया जाएगा जैसे कि डीएनए बनने के दौरान हुआ था एज सबस्ट्रेट। एक बार डायग्राम देख लीजिए आप कि ये सिग्मा फैक्टर की मदद से यहाँ पर शुरू हुआ इनिशिएशन। हम ये कह सकते हैं कि 3 स्टेप होते हैं, यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी इनिशिएशन। इनिशिएशन में जरूरत पड़ती है सिग्मा फैक्टर की, एलोंगेशन जो डीएनए से आरएनए बनना इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने कि सिग्मा फैक्टर इज फंक्शनलेस। ड्यूरिंग एलोंगेशन सवाल आ चुका है, सिग्मा फैक्टर इज फंक्शनलेस, अब इसका कोई काम नहीं है, सिग्मा फैक्टर इज फंक्शनलेस। और इधर टर्मिनेशन के दौरान ये पहुंच चुका होगा टर्मिनेटर रीजन पर, वहां पर एक और फैक्टर आगे बाइंड हुआ है रो फैक्टर। रो फैक्टर के आते ही ये देखिए यहाँ पर एंजाइम अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए जो नया नया बना तो वो अलग हो गया और डीएनए अलग हो चुका है। तो 3 स्टेप में होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो केवल इलोंगेशन करता है, केवल इलोंगेशन करता है। इनिशिएशन के लिए चाहिए इसे सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन के लिए चाहिए इसे सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए इसे चाहिए रो फैक्टर। इस तरीके से एनसीईआरटी ने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। कंपटीशन में लगातार सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख भी लेते हैं। एंड पॉलीमराइज ने टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन यानी डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाएगा, वही एटीजीसी वाला रूल। अब की बार आरएनए बनना है तो ए के साथ यू आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटी। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस एलोंगेशन। तो आपको ये बात समझिए, बड़ा शानदार सवाल यहाँ से बना कि जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन तो आपको आंसर लगाना होगा हेलिकेज। अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो आपको आंसर लगाना होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो जरा सा फर्क चेंज है क्वेश्चन में, रेप्लिकेशन बोला गया ट्रांसक्रिप्शन, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स का अगर सवाल है, रेप्लिकेशन बोला गया तो हेलिकेज या फिर डीएनए गायरेज, और अगर बोला गया ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन करेगा अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, तो आपको आंसर आरएनए पॉलीमरेज लगाना चाहिए। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, छोटा सा पोर्शन आरएनए का एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, और जब ये एंजाइम टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाएगा, द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, जो नया नया आरएनए बना है वो निकल जाएगा। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज निकल जाएगा, दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इस तरह से आरएनए का बनना रुक जाएगा। An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps which are initiation, elongation, termination। उन्होंने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज अकेला तीनों काम कर लेता है, कैसे अकेला आरएनए पॉलीमरेज तीनों काम कर लेता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसका जवाब एनसीईआरटी ने दिया है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ कहा गया है आरएनए पॉलीमरेज केवल इलोंगेशन करता है, इनिशिएशन टर्मिनेशन के लिए उसे सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। जबकि क्वेश्चन कंपटीशन में ये भी पूछा गया ऐसा कौन सा एंजाइम है, नीट में आ चुका अभी फिलहाल में 3 साल पहले आया था, कि जो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तीनों कर लेता है, तब भी यही आंसर आपको लगाना है। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। इट एसोसिएट ट्रांसिएंटली विद द इनिशिएशन फैक्टर यानी कि सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर यानी कि रो फैक्टर टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली।
एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। जैसा फैक्टर आगे जुड़ेगा उसी हिसाब से आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, इनिशिएट करेगा या फिर टर्मिनेट करेगा। इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। बहुत बेहतरीन लाइन यहाँ लिखी हुई है कि अब जैसे कि बैक्टीरिया में देखा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही जगह पर होता है, इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम। उन्होंने बताया कि अब जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जो एमआरएनए उसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब आरएनए आप सुनेंगे उधर यूकैरियोट्स के अंदर, तो उसमें इंट्रॉन एक्सॉन वाला मामला होता है। इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है, तो एक प्रोसेसिंग का मामला हो, उसे स्प्लाइसिंग बोला जाता है। इधर नहीं है ऐसा मामला, इधर जो आरएनए में फुल फ्लैश एक्सॉन वाला है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोसेसिंग का कोई मामला नहीं है। तो इन्होंने दो बातें बताई, एक तो ये कि एमआरएनए जो बैक्टीरिया के अंदर है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। दो वजह बताई इन्होंने, एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही जगह पर हो रही है, दूसरा एमआरएनए को बनने के बाद कोई प्रोसेसिंग कटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि एक ही कंपार्टमेंट है। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब। बहुत दफा ऐसा होता है कि अभी आरएनए पूरा बन के निकला भी नहीं है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन can be coupled in bacteria. The transcription and translation can be coupled in bacteria. I hope कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।